नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इस मंच पर आज हम सब सुनने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना, पगडंडियों का जमाना। अब हम लौटते हैं रचना की तरफ, तो सुनना प्रारंभ करें। मैंने फिर ईमानदार बनने की कोशिश की और फिर नाकामयाब रहा। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि एक परिचित अध्यापक से कहकर मैं उनके लड़के के नंबर बढ़वा दूं। यूं मैं उनका काम कर देता, पर बहुत अरसे बाद उसी दिन मुझे ईमान की याद आई थी और मैंने पूरी तरह ईमानदार बन जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सज्जन की बात सुनकर मुझे पुरानी कथाएं याद आ गईं और मैंने सोचा कि प्रतिज्ञा करते मुझे देर नहीं हुई कि ये इंद्र या विष्णु मेरी परीक्षा लेने आ पहुंचे। उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई इस जमाने में लंबी तपस्या करेगा। 4 कहानियां लिखकर लोग युग प्रवर्तक की लिस्ट में नाम खोजने लगते हैं। इसलिए ये देवता अब तपस्या शुरू होते ही परीक्षा लेने आ पहुंचते हैं। मैंने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और प्रकट कहा, मैं इसे अनुचित और अनैतिक मानता हूं। मैं यह काम नहीं करूंगा। मुझे आशा थी कि अब वे अपने मौलिक देव रूप में प्रकट होंगे और कहेंगे, वत्स, तू परीक्षा में खरा उतरा। बोल, तुझे क्या चाहिए? हम वर देने के मूड में हैं। बोल, हिंदी साहित्य के इतिहास में तेरे ऊपर एक अध्याय लिखवा दूं, या कहे तो किसी समीक्षक की तेरे घर में पानी भरने की ड्यूटी लगवा दूं। वे मौलिक रूप में तो आए, पर वह प्रसन्नता का न होकर रोष का था। भुनभुना कर चले गए। मैंने सुना वे लोगों से मेरे बारे में कह रहे थे, आजकल वह साला बड़ा ईमानदार बन गया है। मैं जिसे देवता समझ बैठा था, वह तो आदमी निकला। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, हे मेरी आत्मा, तू ही बता, क्या गाली खाकर, बदनामी करवा कर मैं ईमानदार बना रहा हूं? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आगे जमाना बदलेगा, तब बन जाना। मेरी आत्मा बड़ी सुलझी हुई बात कह देती है कभी कभी। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तब फैलाकर उस पर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने में टिका दिया। जब कभी आत्मा अड़ंगा लगाती है, तब मुझे समझ में आता है कि पुरानी कथाओं के दानव अपनी आत्मा को दूर किसी पहाड़ी पर तोते में क्यों रख देते थे। वे उससे मुक्त होकर बेखटके दानवी कर्म कर सकते थे। देव और दानव में अब भी तो यही फर्क है। एक की आत्मा अपने पास ही रहती है और दूसरे की उससे दूर। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जिनमें किसी ने अपनी आत्मा कुत्ते में रख दी है, किसी ने सुअर में। अब तो जानवरों ने भी यह विद्या सीख ली है।
और कुछ कुत्ते और सूअर अपनी आत्मा किसी किसी आदमी में रख देते हैं। आत्मा ने कह दिया तो मैंने ईमानदार बनने का इरादा त्याग दिया। राधे श्याम ने भी कोशिश की थी और वह भी असफल हो गया। उसकी एक छोटी सी दुकान है। उसने पैसे पैसे की बिक्री का सही हिसाब रखा और उसे बिक्री करके दफ्तर ले गया। वहां उससे कहा गया कि हिसाब झूठा है। तब उसे सच्चे हिसाब को सच्चा मनवाने के लिए घूस देनी पड़ी। कह रहा था मैं भी अब झूठा हिसाब रखूंगा, उसे घूस देकर सच्चा बनवा लिया करूंगा। सच्चाई के लिए घूस देने की अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है कि झूठ के लिए घूस दूं। इतना महंगा ईमान अपनी हैसियत के बाहर है। इससे तो बेईमानी सस्ती पड़ेगी। एक स्त्री नौकरी के सिलसिले में एक बड़े आदमी के पास सचरित्रता का प्रमाण पत्र लेने गई थी। बड़े आदमी ने उसे पहले अपने शयन कक्ष में ले जाना चाहा और बाद में सचरित्रता का प्रमाण पत्र देना चाहा। पहले देवता आदमी बनकर ठगते थे, अब आदमी देवता बनकर ठगते हैं। देखता हूं कि हर सत्य के हाथ में झूठ का प्रमाण पत्र है। ईमान के पास बेईमानी की सिफारिशी चिट्ठी ना हो तो कोई उसे दो कौड़ी को ना पूछे। यही सब सोचकर मैं ढीला हो गया। अब मैं बड़े खुले मन से नंबर बढ़वाता हूं। इन दिनों मुझे बहुत स्नेही मिलते हैं, जो कभी कभी ही मिलते हैं, साल में एक दो बार। उन्हें आते देखते ही समझ जाता हूं कि वे किस काम के लिए आए हैं। मैं मौसम देखकर ऐसे आने वाले का काम बता सकता हूं। जुलाई के पहले हफ्ते में जब घटा छाई हो, धरा ने हरी चूनर ओढ़ रखी हो, आसपास मोर पपीहा बोल रहे हो, बिजली नीग्रो सुंदरी के दांतों की तरह चमक रही हो, ऐसे सुहावने समय में कोई कई महीने बाद आता दिखे तो समझ जाता हूं कि यह गीत गाने नहीं आया, बच्चों को स्कूल कॉलेज में भर्ती कराने में मदद लेने आया है। इधर मार्च से जो आता है नंबर बढ़वाने या पेपर आउट करवाने आता है। बात यह है कि सारे सिलेबस और प्रोस्पेक्टस गलत हैं। उनमें उन दो पर्चों का उल्लेख नहीं होता जो जरूरी होते हैं। एक पर्चा शुरू का और दूसरा आखिरी। पहला पर्चा पेपर आउट करने का होता है और आखिरी नंबर बढ़वाने का। जो इन्हें अच्छी तरह कर ले वह पास हो जाता है, पहला दर्जा भी पा सकता है। इन पर्चों को कुछ विद्यार्थी खुद कर लेते हैं। वे प्रतिभावान हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। कुछ के अभिभावक ये पर्चे करते हैं। ऐसे परमुखापेक्षी विद्यार्थियों का भविष्य संदिग्ध है। उनकी अपेक्षा उनके अभिभावक का फिर भी कुछ भविष्य है। अध्यापकों से संबंध होने के कारण मेरे पास दोनों पक्षों वाले काफी आते हैं। कल जो आए थे वे मुझे बारात में 2 साल पहले पहली और अंतिम बार मिले थे। मुझे यह पता नहीं था कि उस छोटी मुलाकात में ही उन्होंने इतनी आत्मीयता पैदा कर ली थी कि भाई परीक्षा में बैठने लगा तो उन्हें मेरी याद सताने लगी।
सुना है विरहीन को बरसात में प्रिय की बड़ी याद सताती है। परीक्षा के मौसम में भी कुछ लोगों का विरह जाग उठता है और उन्हें किन्हीं विशेष परिचितों की याद सताने लगती है। वे कहने लगे, अमुक प्रोफेसर आपके मित्र हैं, उन्होंने एक पर्चा निकाला है, कुछ हिंट दिला दीजिए ना। मैंने सोचा किसी से मित्रता है तो इसका कुल इतना उपयोग है कि जब जरूरत पड़े उससे गलत काम करा लिया जाए। कोई यह तो कहता नहीं है कि अमुक से आपकी मित्रता है तो उन्हें समझाइए ना कि ऐसा गलत काम ना करें। न कोई यह कहता है कि अमुक आपका दुश्मन है तो उससे पेपर आउट करवाकर उस साले का ईमान बिगाड़ दीजिए। नहीं, दुश्मन सब सुरक्षित हैं। ईमान तो हमेशा मित्र का बिगाड़ा जाएगा। किसी दिन कोई आकर मुझसे कहेगा, अमुक पुलिस अफसर से आपके अच्छे संबंध हैं, उनसे कहिए ना कि घर में हमें सेंध लगा लेने दें। इन सब पर्चा आउट करवाने वालों और नंबर बढ़वाने वालों पर हंसा भी नहीं जा सकता। इनमें अधिकांश दया के पात्र हैं। ये बेहद परेशान और घबराए हुए लोग हैं। कोई चाहता है कि लड़का पास हो जाए तो उससे नौकरी करा दें, जिससे परिवार की दुर्दशा कुछ कम हो। किसी को चिंता है कि लड़का फेल हो गया तो और 1 साल उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे चलाऊंगा। कोई चाहता है कि लड़की पास हो जाए तो उसकी शादी करके बोझ हल्का करूं। बहुत दुखी और परेशान लोग होते हैं। इनमें कुछ तो इतने दीन होते हैं कि जी होता है पहले इनके गले लगकर रो लिया जाए। मेरी परेशानी का कारण दूसरा है। ये अब बेझिझक, निसंकोच और निर्लज्जता से काम करने लगे हैं। 10 साल पहले भी मैं यह काम करा देता था। तब देखता था नंबर बढ़वाने वाला बड़ी झिझक, लज्जा और संकोच से कहता था। लोग खोलकर नहीं कहते थे। तब ऐसी दबी छिपी चिट्ठी आती थी। अपने दोस्त रमेश चंद के भाई सुरेश की मोटरसाइकिल, जिस पर अंग्रेजी में नंबर 2431 लिखा है, बिगड़ गई है। वह आपके मित्र सिन्हा के पास सुधरने गई है। आप उसे सुधरवा दें कि कम से कम 40% तो काम देने लगे। इसका मतलब है कि सुरेश का रोल नंबर 2431 है। उसका अंग्रेजी का पर्चा बिगड़ा है। सिन्हा उसे जांच रहे हैं और उनसे 40% नंबर दिलवाना है। अब सीधी चिट्ठी आ जाती है, खुला कार्ड तक आ जाता है। तब नंबर बढ़वाने वाला बड़ी देर संकोच में बैठा रहता था, दुविधा में पड़ा रहता था, यहाँ वहाँ की बातें करता था और तब कहीं शर्मा कर बगले झांकता हुआ नंबर बढ़वाने की बात कहता था। अब नंबर बढ़वाने वाला इस तरह आता है जैसे बाजार में सब्जी खरीदने जाता है। सीधा मेरी आंखों में देखता है और अधिकार पूर्वक कहता है कि नंबर बढ़वाने हैं। 10 सालों में यह जो प्रगति हो गई है, यह मुझे परेशान करती है। भयंकर संकोचहीनता है यह साहस मुझे डराता है
इंतज़ार करता हूँ कि कोई तो थोड़ा संकोच लेकर आए, कि मैं कुछ आश्वस्त हो जाऊं। कोई नहीं आता। मुझे लगता है हम सब ने मान लिया है कि आम सड़कें सब बंद हो गई हैं। उन पर तख्ती टंग गई है, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सालों से ये सड़कें बंद हैं और सब पगडंडियों से जा रहे हैं। चलते चलते पगडंडियों के कांटे और झाड़ियाँ साफ हो गई हैं और वे सड़कों जैसी चिकनी और चौड़ी हो गई है। बेझिझक नंगे पांव इन पर लोग चल रहे हैं। आम सड़क पर चलने वाला अब बेवकूफ या पागल समझा जाएगा। अब आम सड़कें खुल भी जाएं तो लोग उन पर चलने में झिझकेंगे। मरम्मत वाले भी इसीलिए ढीले पड़ गए हैं। मगर उपयोग न होने से आम सड़कों पर झाड़ियां और जंगली पौधे उगेंगे और वे ढक जाएंगी। तब किसी को आभास भी ना होगा कि इस देश में कहीं आम सड़कें भी हैं। लगता है आम सड़कें अब भविष्य के पुरातत्ववेत्ता को ही मिलेंगी। वही इन्हें खोजेगा। वह निष्कर्ष निकालकर बताएगा कि उस जमाने में इस देश में आम सड़कें तो थीं, पर कोई उन पर चलता नहीं था। सब पगडंडी पकड़ते थे। अनुपयोग के कारण सड़कें दब गई थीं। सफलता के महल का सामने का आम दरवाजा बंद हो गया है। कई लोग भीतर घुस गए हैं और उन्होंने कुंडी लगा दी है। जिसे उसमें घुसना है वह रुमाल नाक पर रखकर नापदान में से घुस जाता है। आसपास सुगंधित रुमालों की दुकानें लगी हैं। लोग रुमाल खरीदकर उसे नाक पर रखकर नापदान में से घुस रहे हैं। जिन्हें बदबू ज्यादा आती है और जो सिर्फ मुख्य द्वार से घुसना चाहते हैं, वे खड़े दरवाजे पर सिर मार रहे हैं और उनके कपालों से खून बह रहा है। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना पगडंडियों का ज़माना। रचना के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये रचना आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।